हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैक टेक्नो ट्रैक्स में। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने एक्सेलेरेशन के बारे में बात की थी और एक्सेलेरेशन के रिलेटेड हमने कई वेरियस ग्राफ पढ़े थे, जैसे डिस्टेंस टाइम का ग्राफ पढ़ा था और वेलोसिटी टाइम का ग्राफ पढ़ा था, एक्सेलेरेशन टाइम का ग्राफ पढ़ा था। ठीक है, तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम कुछ और बात करते हैं एक्सेलेरेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो आज का पॉइंट टॉपिक हमारे पास हो जाएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट एक्सेलेरेशन की जगह में लिख देंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन से रिगार्डिंग हम कुछ बात करेंगे। तो पहली जो इक्वेशन थी वो हमने निकाली थी v वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू t। ठीक है, जहां पर v आपके पास इनिशियल वेलोसिटी थी, तो यहां पर अपन लिख देते हैं v, ये हमारे पास हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, दिस इज आवर फाइनल वेलोसिटी। u, ये हो जाएगा हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी। आपको हर वेरिएबल का नाम पता होना चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी। और t, यहाँ पे बच्चों t टाइम इंस्टेंट नहीं है, यहाँ पे t टाइम इंस्टेंट नहीं है, ये क्या है? टाइम ड्यूरेशन। ये क्या है? टाइम ड्यूरेशन। कौन सा टाइम ड्यूरेशन? ये वो टाइम ड्यूरेशन है जिस टाइम ड्यूरेशन में आपकी इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी में कन्वर्ट हुई है। तो ये हमारे पास पहला रिलेशन था। दूसरा रिलेशन हमारे पास आया था s वेक्टर इज इक्वल्स टू u वेक्टर इंटू टी प्लस 1/2 a वेक्टर इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर s हमारे पास क्या था? s वेक्टर क्या था? x वेक्टर हमारे पास था डिस्प्लेसमेंट। क्या था? डिस्प्लेसमेंट। ये हमारे पास था डिस्प्लेसमेंट। तीसरी इक्वेशन जो हमने डिराइव करी थी वो ये थी कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद s वेक्टर। ठीक है, यहाँ पर a वेक्टर क्या है? हमारे पास एक्सेलरेशन है। उसके बाद चौथी जो हमारे पास रिलेशन था वो हमारे पास था कि v एवरेज वेलोसिटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी u वेक्टर प्लस v वेक्टर बाय 2। मतलब एवरेज वेलोसिटी अपन कैसे निकालते हैं? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। अब चलिए, अब हम कुछ और पॉइंट निकालते हैं, जैसे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, nth सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, अब हम ये निकालते हैं। तो देखिए, सेकंड इक्वेशन को हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर t क्या है? वो टाइम ड्यूरेशन जिसमें आपने इतना डिस्टेंस या फिर इतना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है। ठीक है, तो इस टाइम ड्यूरेशन के लिए हम यूज करते हैं, है ना, बाय सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि s t के लिए, है ना, s t प्लस 1। एस टी प्लस 1 हमारे पास कितना हो जाएगा? u इंटू टी प्लस 1, u वेक्टर इंटू टी प्लस 1 प्लस 1/2 a वेक्टर इंटू टी प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, मैंने t की जगह t प्लस 1 कर दिया। और एस टी हमारे पास क्या हो जाएगा? एंड एस टी मतलब किसी भी t टाइम ड्यूरेशन के लिए, ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है सेकंड इक्वेशन, ये मैंने लिखी है t प्लस 1 टाइम ड्यूरेशन के लिए। और अब जो मैं इक्वेशन लिखने जा रहा हूं वो इक्वेशन में लिखने जा रहा हूं टी टाइम ड्यूरेशन के लिए 1/2 a इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, जब हम इन दोनों को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा nth सेकेंड में चली गई डिस्टेंस, है ना, nth सेकेंड में चली गई डिस्टेंस क्या हो जाएगी? t प्लस 1 चली गई, t प्लस 1 सेकेंड में चली गई डिस्टेंस माइनस t सेकेंड में चली गई डिस्टेंस। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा? यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा u वेक्टर इंटू टी प्लस 1 माइनस टी, यही आ जाएगा, और प्लस a/2। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा t प्लस 1 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। चलिए अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो एस एन देखिए t प्लस 1 माइनस टी, तो ये हमारे पास आ जाएगा t, तो ये कितना हो जाएगा? u। कितना हो गया ये? u प्लस यहाँ पर हमारे पास है a वेक्टर
बाय 2। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास nth सेकंड में चले गए डिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा u प्लस a वेक्टर बाय 2 इंटू 2t। ये देखिए ये कैंसिल हो चुका है, 2t प्लस 1। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर n के टर्म्स में इसको यूज करना चाहें तो अपन इस फॉर्मूले को इस तरीके से लिख सकते हैं, u वेक्टर एस एन वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2n माइनस 1। तो यहाँ पर आप n सेकंड का डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से। इसके बाद हम आगे चलते हैं एक और चीज 5वें नंबर की। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि हमने लिखा है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना, हमने v के लिखा है u प्लस ए टी। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है हमारे पास। तो अगर मैं u निकालना चाहूं तो u मेरे पास क्या हो जाएगा, v माइनस ए टी, यही हो जाएगा v माइनस ए टी। अब अगर अपन देखें सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या थी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर इंटू टी प्लस 1/2 a टी स्क्वायर। ठीक है, तो u की जगह में लिख देता हूँ v माइनस ए टी, तो ये मेरे पास हो जाएगा v माइनस ए टी इंटू टी प्लस 1/2 इंटू ए टी स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास क्या फॉर्मूला चल के आता है, s वेक्टर इज इक्वल टू v इंटू टी, ये हमारे पास हो जाएगा v इंटू टी, ये हो जाएगा माइनस ए टी स्क्वायर, माइनस ए टी स्क्वायर प्लस 1/2 a टी स्क्वायर। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो सेकंड इक्वेशन का ही कन्वर्टेड फॉर्म मेरे पास आ जाएगा। देखिए माइनस ए टी स्क्वायर में से हाफ माइनस ए टी स्क्वायर हुआ, तो हमारे पास आ जाएगा v वेक्टर इंटू टी माइनस 1/2 a टी स्क्वायर। तो सेकंड इक्वेशन का ये हमारे पास दूसरा फॉर्म आ चुका है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले में इनिशियल वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हाफ ए टी स्क्वायर को ऐड करना होता है, लेकिन यहां पर जब आप डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं और फाइनल वेक्टर को मतलब फाइनल वेलोसिटी वेक्टर को टी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हाफ ए टी स्क्वायर को माइनस करना पड़ता है, हाफ ए टी स्क्वायर को माइनस करना पड़ता है। यहां तक आई आपको बात समझ में? वेरी गुड। अब आप खुद देखिए कि अगर इस इक्वेशन को मैं इस इक्वेशन से जोड़ देता हूं, ठीक है ना, इस इक्वेशन को मैं इस वाली इक्वेशन से जोड़ देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बाय एड above equation with second equation। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए s वेक्टर प्लस s वेक्टर, मतलब ये s वेक्टर और ये s वेक्टर जुड़ गया, अब ut और ये vt जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा u वेक्टर प्लस v वेक्टर इंटू t। ठीक है, उसका सेकंड का टर्म प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और सेकेंड टर्म इसकी हो जाएगी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये प्लस की टर्म है, ये माइनस की टर्म है, तो ये दोनों कैंसिल हो चुकी है। तो इस तरफ हमारे पास क्या आ चुका है, इस तरफ हमारे पास आ चुका है 2 इंटू एस। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, u वेक्टर इंटू टी प्लस v वेक्टर इंटू, पास आ जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल्स टू u वेक्टर प्लस v वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी। और ये फॉर्मूला हम पहले लिख चुके हैं, ये रहा वो फॉर्मूला। ठीक है ना, मतलब डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास ये रहा। तो इस तरीके से ये कुछ रिलेशंस हैं जो हम यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिराइव कर सकते हैं। ठीक है ना, जनरली हमें 4 इक्वेशंस यूज आती है, इसे अपन बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और ये वाली फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है ना, एंड सेकंड वाले क्वेश्चंस भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो यहां तक आपको क्लियर है स्टूडेंट्स? तरीके से आया फॉर कैलकुलेशन। ठीक है, अगर हमें कैलकुलेशंस करनी हो तो किस तरीके की इक्वेशंस हम यूज करेंगे। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन की हम बात करते हैं, तो v वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर प्लस a इंटू टी। ओके, तो v वेक्टर
अपन को सबसे पहले u वेक्टर बनाना है ना, दिस इज योर u वेक्टर एंड देन आफ्टर u वेक्टर इज एडेड विद a वेक्टर इनटू t। तो ये रहा हमारे पास a वेक्टर, इसको t से मल्टीप्लाइड कर दिया, ठीक है। अब देखिए इनिशियल वेक्टर प्लस फाइनल वेक्टर इक्वल, इनिशियल वेक्टर प्लस चेंज इन वेक्टर इक्वल टू फाइनल वेक्टर, ये ट्रायंगल लॉ में हमने पढ़ा था, ठीक है ना। मतलब इस वेक्टर में मैं ये वेक्टर ऐड करूंगा तो मुझे ये वेक्टर मिलेगा। तो देखिए फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकंड वेक्टर इक्वल टू थर्ड वेक्टर, तो ये हमारे पास हो जाएगा v वेक्टर और ये हमारे पास हो जाएगा at वेक्टर, यहां लिख रहा हूं मैं ना, ये at वेक्टर हो जाएगा हमारे पास a वेक्टर इंटू t। अब आप देखिए जब हमने बात करी थी वेक्टर एडिशन की, तो वेक्टर एडिशन में हमने एक इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन किया था। अब हम क्या करेंगे, ये at वेक्टर है और इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, मतलब इनिशियल वेक्टर या फिर इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो आप बताइए ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा, ये वाला कंपोनेंट हमारे पास आ जाएगा at इंटू कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा, ये वाला हमारे पास आ जाएगा at साइन थीटा। आई बात समझ में, ठीक है। और इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूस है वो v वेक्टर के बराबर है। तो अगर हम बात करें v वेक्टर के मैग्नीट्यूड की, तो v वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर। तो देखिए हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू u प्लस at cos थीटा स्क्वायर प्लस at sin थीटा स्क्वायर, ठीक है ना। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इस राइट एंगल ट्रायंगल में यहां से लेके यहां तक ये पूरा बेस है, तो ये दोनों ऐड हो गए हैं और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, at sin थीटा। तो जब हम इसको एक्सपांड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2u at cos थीटा प्लस, अब उसके बाद इसका एक्सपेंशन करेंगे तो a स्क्वायर t स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया। अब इसके अंदर इन दो टर्म्स को आप देखिए, दोनों में से at स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, उसकी वैल्यू होती है 1, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हमारे पास क्या बचेगा, कॉमन सिर्फ at स्क्वायर। तो हम वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2u at इंटू कॉस थीटा। तो ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला है वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का। यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर, ठीक है ना, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर में एक्सेलरेशन का इफेक्ट आता है तभी हमें फाइनल वेलोसिटी मिलती है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया v इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टी स्क्वायर 2u at इंटू कॉस थीटा। और अगर हम बात करें डायरेक्शन की, अगर हम बात करते हैं डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन देखिए, ये डायरेक्शन मान लेते अपन अल्फा, मतलब आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी से, ठीक है ना। इनिशियल वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में ही तो हम देखेंगे कि फाइनल कैसे हो गया, जैसे इनिशियल में इस तरफ था और फाइनल में इस तरफ हो गया, तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में इस तरफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम यूज करेंगे tan अल्फा, tan अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास at साइन थीटा डिवाइडेड बाय बेस क्या है हमारे पास u प्लस at कॉस थीटा। तो ये हमारे पास डायरेक्शन के रिगार्डिंग फॉर्मूला आ चुका है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफी है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और इन इंपॉर्टेंट इक्वेशंस को अच्छे से लर्न करें। आपको ये जितने भी बॉक्स में बंद फॉर्मूलेज हैं इन सभी को
अच्छे से याद रखना है, क्योंकि काइनेमेटिक्स इक्वेशन बहुत ही जरूरी होती है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी, क्योंकि वो भी स्ट्रेट लाइन मोशन का या फिर मोशन इन वन डायमेंशन का पार्ट है। लेकिन उससे पहले हम लेंगे कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स। तो अब इन फॉर्मुलेशंस के बाद में ये हमारा लास्ट फॉर्मूला है, ठीक है ना, जो हम पहले पढ़ चुके थे कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम ड्यूरेशन। ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास पहले से है। तो वो कैसे आया था, वो इस तरीके से आया था। फॉर कैलकुलेशन, ठीक है, अगर हमें कैलकुलेशन करनी हो तो किस तरीके की इक्वेशन हम यूज करेंगे। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन की हम बात करते हैं, तो v वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर प्लस a इंटू टी। ओके, तो v वेक्टर अपन को सबसे पहले u वेक्टर बनाना है ना, दिस इज योर u वेक्टर एंड देन आफ्टर u वेक्टर इज एडेड विद a वेक्टर इंटू t। तो ये रहा हमारे पास a वेक्टर, इसको t से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखिए इनिशियल वेक्टर प्लस फाइनल वेक्टर इक्वल, इनिशियल वेक्टर प्लस चेंज इन वेक्टर इक्वल टू फाइनल वेक्टर, ये ट्रायंगल लॉ में हमने पढ़ा था, ठीक है ना। मतलब इस वेक्टर में मैं ये वेक्टर ऐड करूंगा तो मुझे ये वेक्टर मिलेगा। तो देखिए फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकंड वेक्टर इक्वल टू थर्ड वेक्टर, तो ये हमारे पास हो जाएगा v वेक्टर और ये हमारे पास हो जाएगा at वेक्टर। यहां लिख रहा हूं मैं ना, ये at वेक्टर हो जाएगा हमारे पास a वेक्टर इंटू टी। अब आप देखिए जब हमने बात करी थी वेक्टर एडिशन की, तो वेक्टर एडिशन में हमने एक इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन किया था। अब हम क्या करेंगे, ये at वेक्टर है और इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, मतलब इनिशियल वेक्टर या फिर इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो आप बताइए ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा, ये वाला कंपोनेंट हमारे पास आ जाएगा at इंटू कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा, ये वाला हमारे पास आ जाएगा at साइन थीटा। आई बात समझ में, ठीक है। और इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूस है वो v वेक्टर के बराबर है। तो अगर हम बात करें v वेक्टर के मैग्नीट्यूड की, तो v वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर। तो देखिए हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू u प्लस at cos थीटा स्क्वायर प्लस at sin थीटा स्क्वायर, ठीक है ना। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इस राइट एंगल ट्रायंगल में यहां से लेके यहां तक ये पूरा बेस है, तो ये दोनों ऐड हो गए हैं और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, at sin थीटा। तो जब हम इसको एक्सपांड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2u at कॉस थीटा प्लस, अब उसके बाद इसका एक्सपेंशन करेंगे तो a स्क्वायर टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया। अब इसके अंदर इन दो टर्म्स को आप देखिए, दोनों में से at स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, उसकी वैल्यू होती है 1, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हमारे पास क्या बचेगा, कॉमन सिर्फ at स्क्वायर। तो हम वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u at इंटू कॉस थीटा। तो ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला है वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का। यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर, ठीक है ना, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर में एक्सेलरेशन का इफेक्ट आता है तभी हमें फाइनल वेलोसिटी मिलती है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया v इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टी स्क्वायर 2u at इंटू कॉस थीटा। और अगर हम बात करें डायरेक्शन की, अगर हम बात करते हैं डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन देखिए,
ये डायरेक्शन मान लेते अपन अल्फा, मतलब आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी से, ठीक है ना। इनिशियल वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में ही तो हम देखेंगे कि फाइनल कैसे हो गया। जैसे इनिशियल में इस तरफ था और फाइनल में इस तरफ हो गया, तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में इस तरफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम यूज करेंगे tan अल्फा। tan अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास ए टी साइन थीटा डिवाइडेड बाय बेस क्या है हमारे पास u प्लस ए टी कॉस थीटा। तो ये हमारे पास डायरेक्शन के रिगार्डिंग फॉर्मूला आ चुका है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफी है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और इन इंपॉर्टेंट इक्वेशंस को अच्छे से लर्न करें। आपको ये जितने भी बॉक्स में बंद फॉर्मूलेज हैं इन सभी को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि काइनेमेटिक्स इक्वेशन बहुत ही जरूरी होती है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी, क्योंकि वो भी स्ट्रेट लाइन मोशन का या फिर मोशन इन वन डायमेंशन का पार्ट है। लेकिन उससे पहले हम लेंगे कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स। तो दोस्तों लास्ट लेक्चर में हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन सारी की सारी 1 2 3 4 चारों इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर ली थी और उनके बारे में जानकारी ले ली थी, ठीक है ना। उन इक्वेशन ऑफ मोशंस को लर्न करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब हम उनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक हो जाएगा न्यूमेरिकल्स ऑन इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, a car starts from rest, accelerates with a equal to, a car starts from rest accelerates with acceleration a if distance travel in first comma second and third 5 seconds is s1 comma s2 comma s3, then deduct relation between s1 comma s2 and s3, ठीक है। इनके बीच में हमें रिलेशन निकालना है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लेना है, बहुत बड़ी बात होती है। चलिए क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। क्वेश्चन में हमें एक कार बताई गई है जो रेस्ट स्टार्ट हो रही है, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और इनिशियल वेलोसिटी 0 होने के कारण वो मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेट्स विद एक्सेलरेशन a, और वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, है ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है। इफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फिफ्थ सेकंड, थर्ड 5 सेकंड, मतलब उसने हमें 3 टाइम ड्यूरेशन दे रखे हैं, यहां से लेके यहां तक, और उसके बाद यहां से लेके यहां तक, और उसके बाद यहां से लेके यहां तक, ठीक है। यहाँ का डेल्टा टी हमारे पास है 5 सेकंड, यहाँ का डेल्टा टी हमारे पास है 5 सेकंड, और ये लास्ट डेल्टा टी भी हमारे पास है 5 सेकंड। ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 थी, तो u इक्वल टू 0। अब कार ने यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल किया s1, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल किया s2, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल किया s3। क्वेश्चन में उसने हमसे ये चीज बताई गई है, और क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा है कि s1 s2 और s3 के बीच में रिलेशन निकालना है। तो चलिए इनके बीच में रिलेशन निकालते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं बाय सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अब हम लिख देते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 a इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। हम स्ट्रेट लाइन में बात कर रहे हैं, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, इसलिए मैं बिना वेक्टर के इन इक्वेशंस को लिख रहा हूं, है ना। इनका यूजुअल मीनिंग वही रहेगा।
तो चलिए, जैसा कि हम जानते हैं इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो एस, इसको बोल देते हैं ए, बी, सी और डी। तो ये हमारे पास हो जाएगा एस ए बी, ये हमारे पास हो जाएगा एस बी सी, ये हमारे पास हो जाएगा एस सी डी। ठीक है, चलिए, तो एस 1 मतलब पहले सेकंड में चली गई दूरी, पहले सेकंड में चली गई दूरी एस ए बी। ठीक है, एस ए बी कितना होगा, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो 0 प्लस 1/2, एक्सीलरेशन हमारे पास ए है, और टी कितने सेकंड लगे हमें, 5 सेकंड, 5t²। तो हमारे पास आ जाएगा एस ए बी इज इक्वल टू, एस ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 5 25 डिवाइडेड बाय 2, 12.5 या फिर 25/2 मीटर, है ना। मान लेते हैं कि अपना पास एमकेएस यूनिट्स है, ये एस ए बी आ गया। अब हम निकालते हैं एस बी सी। ठीक है, एस बी सी, तो एस बी सी कैसे निकालेंगे आप, देखिए यहां से लेके यहां तक निकालना है। तो जब हम ए से लेके बी तक की बात कर रहे थे तो इस पॉइंट पर इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, लेकिन एक्सेलरेशन के कारण उसकी स्पीड बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई यहां तक। तो इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी 0 नहीं होगी, मतलब जब हम बी से सी की बात करेंगे तो यहाँ की वेलोसिटी हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ की वेलोसिटी हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, और ये उनके बीच का डिस्टेंस। लेकिन यहां से लेके यहां तक के लिए हम सेकंड इक्वेशन लगाएंगे तो हमें इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं मिलेगी, जैसा यहां पर मिली थी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एस बी सी प्लस एस ए बी प्लस एस बी सी एक साथ निकालते हैं। ठीक है ना, मतलब हम ए से लेके सी तक की डिस्टेंस निकालेंगे, अब ए से लेके सी तक। तो ए से लेके सी तक की बात करेंगे तो ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, तो ये इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जो कि 0 है, तो हमें यहाँ की फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी, या फिर डिस्टेंस टेबल भी मिल जाएगा। तो डिस्टेंस टेबल के लिए हम वापस सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे, तो u इंटू टी, तो हमारे पास हो जाएगा 0 इंटू टी, इस बार कितना हो जाएगा 10, 5 सेकंड यहाँ लगे और 5 सेकंड यहाँ लगे, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, प्लस एक्सेलरेशन अभी भी वही है कांस्टेंट 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास एस ए बी प्लस एस बी सी, ये कितना आ जाएगा, देखिए ये 0, 100, 10 का स्क्वायर 100, 100/2 50, ये 50 ए के बराबर आ जाएगा, 50 इंटू ए। ठीक है ना, और ये भी हमारे पास 25 इंटू ए के बराबर आया था, 12.5 ए एक्सेलरेशन की टर्म्स में। ठीक है ना, ये हमारे पास आया था एस ए बी प्लस एस बी सी। अब हमें ए से लेके सी तक की, ए से लेके डी तक की डिस्टेंस निकालनी है, तो एस ए टू डी, ए से लेके डी तक की डिस्टेंस निकालेंगे तो वापस सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे, 0 इंटू आपके पास टाइम इंटरवल कितना आ जाएगा, 5 प्लस 5 प्लस 5 15 प्लस 1/2 ए इंटू 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225, तो हमारे पास आ जाएगा एस ए डी इज इक्वल टू 225a/2। तो हमारे पास देखिए तीन वैल्यूज आ चुकी है, पहली वैल्यू हमारे पास ये आई थी एस ए बी के बराबर, दूसरी वैल्यू हमारे पास ये आई थी, और तीसरी वैल्यू हमारे पास ये आई है। ठीक है, लेकिन हमें निकालना है ए बी बी सी और सी डी के बीच में रिलेशन, हमें निकालना है ए बी बी सी और सी डी के बीच में रिलेशन। ठीक है, तो देखिए एस ए बी प्लस एस बी सी, तो अगर मैं इस इक्वेशन को यहां पर लिख देता हूं एस बी सी, एस ए बी को मैं उधर ले जाऊंगा, तो इन दोनों का सम किसके बराबर आ रहा है, 50 ए के बराबर, तो ये हमारे पास आ गया 50 इंटू ए। अब ये एस बी सी जो इसके साथ ऐड हो रहा था उधर ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस एस ए बी, सॉरी ए बी इधर प्लस का है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 50 इंटू ए, 50 इंटू ए माइनस एस ए बी, एस ए बी कितना है हमारे पास, एस ए बी हमारे पास 25/2 ए। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 52 जा 100, 100 माइनस 25 75, तो हमारे पास आ जाएगा 75a/2। तो ये हमारे पास एस बी सी आ चुका है। ठीक है, अब एस बी सी की वैल्यू अगर मैं एस ए डी में रख देता हूं, एस ए डी इज इक्वल टू एस ए बी प्लस एस बी सी प्लस एस सी डी। ठीक है, तो एस ए बी की वैल्यू कितनी है, एस ए बी अभी अपन ने निकाला था, ये हमारे पास है 25/2 प्लस एस बी सी की वैल्यू भी हमने निकाली 75
a/2 प्लस एससीडी की वैल्यू कितनी होगी? एससीडी अपन ने हमने निकाला नहीं, लेकिन अपन ने एसएडी निकाला है। क्या निकाला है? एसएडी हमारे पास कितनी है? 225/2। तो दिस प्लस एससीडी इज इक्वल्स टू एसएडी के बराबर। एसएडी है हमारे पास 225/2 इंटू ए। तो यहां से हमारे पास एससीडी आ जाएगा। ठीक है, एससीडी। तो एससीडी हमारे पास कैसे आ जाएगा? देखिए, पहले इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो 75, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 75 प्लस 25 100/2 50, तो 50 आ जाएगा। तो एससीडी इज इक्वल्स टू 225/2 इंटू ए माइनस 50 ए। तो इस तरीके से हमारे पास एससीडी की वैल्यू आ जाएगी। देखिए, यहाँ पे अपन एलसीएम लेते हैं, तो 50 2 जा 100, तो 225 माइनस 100, तो 125/2 ए। तो 125/2 इंटू ए। तो देखिए, हमारे पास एससीडी की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, उसके बाद एसबीसी की वैल्यू आ चुकी है, उसके बाद एसएबी की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो अब हम इन तीनों का रेशियो निकालेंगे। एसएबी रेशियो एसबीसी रेशियो एससीडी। ठीक है, इन तीनों का रेशियो निकालेंगे, तो तीनों को रख देंगे। एसएबी हमारे पास है 25/2 ए, तो 25/2 ए रेशियो। एसबीसी हमारे पास है 75/2 ए, 75/2 ए रेशियो। और एससीडी सबसे लास्ट में निकला 125/2 ए, तो 125/2 ए। तो a/2 सब जगह से कैंसिल हो गया है। 5 के टेबल से काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एसएबी रेशियो एसबीसी रेशियो एससीडी। ठीक है, 25 बन जाए 25, 25 3 जा 75, 25 5 जा 125। तो रेशियो क्या आ गया? 1:3:5। तो स्टूडेंट्स, इसको आप एक फॉर्मूले की तरह भी याद रख सकते हैं। ठीक है ना, इसको आप फॉर्मूले की तरह कैसे याद रख सकते हैं कि अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना, तो इक्वल टाइम इंटरवल में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के दौरान चले गए डिस्टेंस का रेशियो क्या होता है? 1:3:5। अब अगर मैं नेक्स्ट 5 सेकंड के लिए आपसे पूछता, तो आप यहाँ पे एनालॉगी से बता देते, बोले कि सर यहाँ पे रेशियो 7 आता है। फिर उसके नेक्स्ट 5 सेकंड की पूछता, तो बोलते सर यहाँ पे रेशियो 9 आता है। तो इस तरीके से आपको ये एक फॉर्मूले के रूप में भी याद कर लेना चाहिए। ठीक है, ये इन तीनों के बीच में रिलेशन हो गया। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। A car drives with speed 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 72 किलोमीटर पर आवर। ड्राइवर अप्लाई द ब्रेक when he saw accident in front of him। तो रिटार्डेशन कितना हो जाएगा? रिटार्डेशन हमें दे रखा है -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। If accident is from 105 meter from car, and his reaction time is 0.2 second, does driver
अवॉइड एक्सीडेंट, डज ड्राइवर अवॉइड एक्सीडेंट। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन के अंदर में बोला गया है कि ये कार है वो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ठीक है, कार के ड्राइवर ने अचानक अपने सामने एक एक्सीडेंट होता हुआ देखा। ठीक है, और उस एक्सीडेंट को होकर ड्राइवर ने ब्रेक्स अप्लाई किए। ड्राइवर अप्लाई द ब्रेक्स व्हेन ही सॉ एन एक्सीडेंट इन फ्रंट ऑफ हिम। ठीक है, उसने ब्रेक्स अप्लाई किए तो ब्रेक्स से इतना रिटार्डेशन जनरेट हुआ -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। रिटार्डेशन बोलेंगे क्योंकि माइनस लिखा हुआ है। इस एक्सीडेंट फ्रॉम 105 मीटर फ्रॉम द कार, जब ड्राइवर ने एक्सीडेंट देखा था तब वो एक्सीडेंट से 105 मीटर दूर था। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है एंड हिज रिएक्शन टाइम इज 0.2 सेकंड, और उसका रिएक्शन टाइम 0.2 सेकंड है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि डज ड्राइवर अवॉइड द एक्सीडेंट, तो क्या ड्राइवर अपनी कार को उस एक्सीडेंट में जाके टकराने से, मतलब जहां आगे दुर्घटना हुई थी उस दुर्घटना में टकराने से अपने आप को रोक सकता है, ये पूछा गया क्वेश्चन में। तो चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले इस क्वेश्चन के अंदर एक टर्म आई है रिएक्शन टाइम। ठीक है, एक टर्म आई है रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम वो टाइम होता है जब आप एक्शन करने के लिए, मतलब किसी भी एक्शन का रिएक्शन देने के लिए एक्टिव होते हैं। ठीक है, जैसे आपके पांव में कांटा चुभता है तो कांटा आपके पांव में पूरा अंदर तक घुस नहीं जाता, उसके पहले ही आपको पता चल जाता है और आप अपना पांव पूरा हटा लेते हैं। ठीक है ना, लेकिन कांटा चुभ तो जाता ही है। तो वो कांटा क्यों चुभा? कांटा इसलिए चुभा क्योंकि जब तक आपने चुभन महसूस करी और आपके माइंड ने उस एक्शन के बदले कुछ रिएक्शन पैदा करी, मतलब आपने अपना पांव उठाया तो वो रिएक्शन थी। तो एक्शन और रिएक्शन के बीच में जो टाइम डिफरेंस होता है ना, एक ह्यूमन के लिए, वो रिएक्शन टाइम कहलाता है। क्या कहलाता है? रिएक्शन टाइम। ठीक है, मतलब अगर आप कोई चीज देखते हैं तो उसको उसके प्रति रिएक्ट करने में आपने कितना टाइम लिया। तो ड्राइवर ने एक्सीडेंट देखा तो एक्सीडेंट देखने के 0.2, बहुत ही छोटा टाइम है ये। ठीक है ना, एक्सीडेंट देखने के 0.2 सेकंड बाद उसने ब्रेक दबाए, ये है इसका मतलब। ठीक है, चलिए अब हम सॉल्यूशन करते हैं। तो अवॉइड एक्सीडेंट, अगर वो इस एक्सीडेंट को अवॉइड कर लेता है तो ब्रेक दबाने के बाद फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। ठीक है, तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा s इज इक्वल टू x प्लस y, x प्लस x डैश, x a बोल देते हैं। ठीक है ना, अब कैसे? ये दो टर्म्स क्या हैं? ये x वो डिस्टेंस है जो ब्रेक दबाने से पहले चली गई है, और x r बोल देते हैं, x r, और ये वो डिस्टेंस है जो रिटार्डेशन के कारण, रिटार्डेशन लगने के बाद चली हुई है। ठीक है ना, मतलब 0.2 सेकंड तक तो उसे बस ये पता चलने में ही लग गए 0.2 सेकंड कि सामने एक्सीडेंट हुआ है, मुझे ब्रेक लगाने चाहिए। इतना टाइम तो इसी में लग गया। तो इस टाइम तक कितनी स्पीड से वो चल ही रहा था। ठीक है ना, तो हम x को लिख देंगे u इंटू T1 या फिर TR, रिएक्शन टाइम। ठीक है, u इंटू TR प्लस, अब उसके बाद ये हमारे पास x आ गया है। ठीक है, ये x हम कैसे लिखेंगे? ये x हम लिखेंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2a से। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि अपन जानते हैं फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर प्लस 2as। हमारे केस में रिटार्डेशन दे रखा है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और जब मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2 इंटू ए इक्वल टू s। तो वही चीज मैंने यहाँ x r की जगह ये लिख दिया। ठीक है ना, यहाँ पे a अपना रिटार्डेशन है। तो चलिए हम पहले u को कन्वर्ट कर लेते हैं। u हमारे पास है 72, इसको मैं 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बोले सर 5/18 से क्यों मल्टीप्लाई किया? तो बच्चों आपको बेसिक मैथ्स के अंदर मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि जब भी किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब मैं 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो u की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। u की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 मीटर पर सेकेंड। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। u हमारे पास आ गया 20, रिएक्शन टाइम कितना था? 0.2। ठीक है, प्लस फाइनल वेलोसिटी 0 था तो 0 का स्क्वायर, माइनस इनिशियल वेलोसिटी,
इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास था 20, तो 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू ई की वैल्यू कितनी थी -2। ठीक है, ये हमें सॉल्व करना है। तो हमारे पास आ जाएगा s इक्वल टू 22 जा 0.2 जा 4, ये आ जाएगा 4 प्लस ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, 20 का स्क्वायर अपने पास आ जाता है 400, 20 का स्क्वायर कितना आएगा 400, 400 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 100। तो हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल कितना आया 104 मीटर। मतलब ये 4 मीटर डिस्टेंस तो गाड़ी ने तब चल ली है जब उसका दिमाग ये सोच रहा था कि मुझे ब्रेक लगाने चाहिए। ठीक है, और ये 100 मीटर डिस्टेंस गाड़ी ने स्पीड कम करने के दौरान चले हैं, है ना। ब्रेक लग रहे थे तो कंटिन्यूसली स्पीड कम हो रही थी, कब तक कम हुई 0 तक। तो हमें टोटल डिस्टेंस कितना चला 104 मीटर। इसका मतलब हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब हमने ब्रेक मारे थे तो हम कहां पे जाके रुकेंगे 104 मीटर दूर जाके, इनिशियल पॉइंट से 104 किलोमीटर जाके। और एक्सीडेंट कहां पर हो रहा था, एक्सीडेंट उसके सामने हो रहा था कितनी दूरी पर 105 मीटर की दूरी पर। ठीक है ना, तो 105 मीटर की दूरी पर एक्सीडेंट हुआ था और कार आके रुक गई 104 मीटर पे। तो हम कहां पर रुके हैं एक्सीडेंट से 1 मीटर पहले। कहां पे रुके हैं एक्सीडेंट से 1 मीटर पहले। तो हम क्या बोल देंगे, हम बोल देंगे हैंस ड्राइवर अवॉइड द एक्सीडेंट, इसलिए ड्राइवर एक्सीडेंट को अवॉइड कर लेगा। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। बिना न्यूमेरिकल के फिजिक्स में आपसे कुछ भी नहीं होने वाला, तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते रहिए। लीजिए स्क्रीनशॉट। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक कार रेस्ट से स्टार्ट हुई है ना, विद एक्सेलरेशन a इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अ बाइक इज मूविंग simultaneously with speed of 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइंड मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन देम। फाइंड मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन देम। चलिए, तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, एक कार है और एक बाइक है। कार 0 वेलोसिटी से स्टार्ट करी है, लिखा हुआ है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कार की 0 है। ठीक है, लेकिन कार के पास एक्सेलरेशन है, मतलब कार 0 से शुरू हुई है लेकिन कंटिन्यूसली अपनी स्पीड बढ़ाती जा रही है। किस रेट से बढ़ाती जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की रेट से। ठीक है, और एक बाइक है जो शुरू से ही इतनी स्पीड से चल रही है, कांस्टेंट स्पीड से 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, शुरू से ही इतनी स्पीड से चल रही है और ये स्पीड मेंटेन करके चल रही है, मतलब ना तो बढ़ा रही है ना घटा रही है। आगे बात समझ में। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि साइमल्टेनियसली, तो दोनों का मोशन हमने एक साथ ऑब्जर्व किया है, मतलब t इक्वल टू 0 पर कार ने भी चलना स्टार्ट किया और बाइक का भी चलना स्टार्ट हुआ इस स्पीड से। ठीक है, तो हमसे ये पूछा गया है कि फाइंड मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन देम, उनके बीच में मैक्सिमम सेपरेशन कब होगा या फिर मैक्सिमम सेपरेशन कितना होगा। तो चलिए सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है, चलिए मान लेते हैं ये हमारे पास बाइक है और ये हमारे पास कार है। ठीक है, दोनों इस डायरेक्शन में चलना शुरू हुए, ठीक है, अब आपको मैं बता दूं कि बाइक तो बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड से चल रही है इस तरीके से, लेकिन ये ऐसे स्पीड बढ़ाते हुए चल रहा है। ठीक है, तो होगा क्या, इन दोनों के बीच में मैक्सिमम सेपरेशन कब होगा, बताइए, जब दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। ठीक है ना, मैक्सिमम
separation occurs when their speeds are सेम। ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ देखिए, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर मैं बी की बात करता हूं, ठीक है ना, तो वेलोसिटी ऑफ बी, बाइक की वेलोसिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, डिस्टेंस बाय टाइम, तो इसको कितना टाइम लगेगा, है ना, एंड, और अगर हम वेलोसिटी ऑफ सी की बात करेंगे तो ये आ जाएगी 0 प्लस ए सी इंटू टी। इसमें हमने सिंपल डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लगाया, लेकिन इसके अंदर हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया है कि सी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस, मतलब फर्स्ट इक्वेशन लगाई है तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सी इंटू टी। आगे बात समझ में। तो जितना टाइम ये है उतना ही टाइम, मतलब टाइम ड्यूरेशन हम यहाँ पे सेम भी लेके चल सकते हैं और अलग अलग भी लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो जब वीबी वीसी से छोटा होगा, मतलब बाइक धीरे, शुरू में तो इसकी स्पीड 0 है, ठीक है ना, तो कुछ समय तक तो बाइक इससे ज्यादा तेज चल रही होगी, कुछ समय तक बाइक इससे ज्यादा तेज चल रही होगी, क्योंकि बाइक की t इक्वल टू 0 पर इनिशियली बाइक की स्पीड कितनी है 50 मीटर पर सेकेंड, और इनिशियली कार की स्पीड कितनी है 0 मीटर पर सेकेंड। तो कुछ टाइम तक b की वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो c से b दूर जाता रहेगा, मतलब c यहां रहेगा और b से दूर रहेगा, तो इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी कुछ टाइम तक, ठीक है ना। लेकिन कुछ टाइम बाद ये एक्सेलरेशन करते हुए अपनी स्पीड बढ़ा रहा है, ये एक्सेलरेशन करते हुए अपनी स्पीड बढ़ा रहा है, b तो वैसे ही आगे पहुंच गया ना, तो ये एक्सेलरेशन करते हुए अपनी स्पीड बढ़ा रहा है। तो जब इसकी स्पीड b की स्पीड, जब कार की स्पीड b की बाइक की स्पीड के बराबर हो जाएगी, तभी इन दोनों के बीच में सबसे ज्यादा दूरी रहेगी, है ना, तभी इन दोनों के बीच में सबसे ज्यादा दूरी रहेगी। और जब कार की स्पीड तो कंटिन्यूसली बढ़ रही है, तो कार की स्पीड जब बाइक की स्पीड से ज्यादा हो जाएगी तो वापस ये दोनों एक दूसरे से एक बार दूर होने लग जाएंगे। आई बात समझ में, मतलब कुछ समय तक ये दोनों के बीच में दूरी बढ़ती गई, जब दोनों की स्पीड सेम हो गई तो दोनों की बीच की दूरी फिक्स हो गई, मतलब अब इससे ज्यादा पास नहीं आ सकते वो। और जब कार की स्पीड बाइक की स्पीड से ज्यादा हो गई तो वापस से दोनों के बीच की दूरी बढ़ने लग गई। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। थोड़ा वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से अच्छे से सुन के ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो दोनों के लिए ये अलग अलग इक्वेशन लगेगी। तो चलिए हम सबसे पहले वो टाइम निकालते हैं जब दोनों की स्पीड सेम हो, है ना। सो हम क्या करेंगे, वी बी बराबर वी सी, बाइक की वेलोसिटी को कार की वेलोसिटी के बराबर करते हैं। तो बाइक की वेलोसिटी कितनी है हमारे पास 50 मीटर पर सेकेंड, और कार की वेलोसिटी कितनी है 0 प्लस ए, एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 इंटू टी। तो यहां से हमारे पास क्या आया, t इक्वल टू 5 सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ, एट t इक्वल टू 5 बोथ हैव सेम स्पीड, दोनों के पास क्या होगी, एक जैसी स्पीड होगी। सो ठीक है, तो उस केस में बाइक ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, बाइक ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो देखिए बाइक ने डिस्टेंस ट्रेवल किया बाइक की स्पीड इनटू टाइम। तो बाइक की स्पीड कितनी थी हमारे पास 50 मीटर पर सेकंड, तो 50 मीटर पर सेकंड इनटू टाइम, टाइम अभी अपन ने निकाला 5 सेकंड, तो हमारे पास आ जाएगा 250 मीटर। और इसी तरीके से अगर अपन कार के द्वारा चले गए डिस्टेंस निकालेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा 0 इंटू टी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो 1/2 ए, एक्सेलरेशन कितना था 5 और टी स्क्वायर, टी की वैल्यू भी थी 5 का स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 5 5 25, 25 2 जा 5 5 जा 25, 25 2 25 5 जा 125, 125/2, तो हमारे पास आ जाएगा 125/2 मीटर, ठीक है। तो मैक्सिमम सेपरेशन कैसे निकलेगा, मैक्सिमम सेपरेशन को अपन बोल देते हैं x, तो वो हमारे पास आ जाएगा एस बी माइनस एस सी, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 250 में से 250, इसको अपन जब मैं ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये हो जाएगा 250/4
मीटर। तो जब मैं इसमें से इसको घटाता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 3/4 टाइम्स ऑफ 250। तो जब हम ये मैक्सिमम इसको सॉल्व कर लेना तो ये मीटर्स में आएगा। तो यही बाइक और कार के बीच में मैक्सिमम सेपरेशन है। ठीक है, तो क्वेश्चन में स्टूडेंट्स वो आपको उलझाता है। उसने क्वेश्चन में आपको इनिशियल वेलोसिटी दे दी, एक्सेलरेशन दे दिया, तो आप सोचते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा ना। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनाना होता तो एनसीईआरटी बनाते। वो क्वेश्चन में आपको इस तरीके से फंसाता है कि मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन देम क्या होगा, मतलब उन दोनों के बीच में मैक्सिमम दूरी कब होगी। ठीक है ना, तो उसके लिए आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। उसके लिए आपसे ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। मतलब यहां पर अपने पास एक टाइम हो जाएगा t इक्वल टू 5 सेकेंड। ठीक है, तो उस टाइम पर आपके वेलोसिटी ऑफ बाइक वेलोसिटी ऑफ कार के बराबर होगी। तो यहां से यहां तक जो है आपका s इंक्रीज करेगा और यहां पर आपके मैक्सिमम सेपरेशन होएगा और यहां से लेंगे यहां तक, मतलब इसके आगे भी आपके इंक्रीज करेगा। सिर्फ इस वक्त पर ही इन दोनों के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होगी। तो चलिए अब एक क्वेश्चन और लेते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन पे। स्काई डाइवर jumps from a plane and falls freely up to 60 meters. Then open parachute which retards him by 3 meter per second square. ठीक है, from what height does he jump? तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। एक स्काई ड्राइवर ने एक प्लेन से छलांग मार दी और वो फ्री फॉल करने लगा, है ना, मतलब ग्रेविटी के प्रभाव में नीचे गिरने लगा। कहां तक गिरा? 60 मीटर तक, सिर्फ 60 मीटर तक ही वो गिरा और उसके बाद उसने अपना पैराशूट खोल दिया। पैराशूट खोलते से ही उसका एक्सेलरेशन कितना हो गया? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रिटार्डेशन है, मतलब ये इसकी स्पीड को कम कर रहा है। ये क्या कर रहा है? इसकी स्पीड को कम कर रहा है। तो फ्रॉम व्हाट हाइट डज ही जंप? तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो कितनी हाइट से कूदा था। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इसके सॉल्यूशन में मान लेते हैं कि हमारा प्लेन यहां था और हम यहां से कूदे थे। ठीक है, यहां तक हम कूदे, ये 60 मीटर है। ठीक है, तो यहां तक एक्सेलरेशन कितना लगा था? g, और इसकी वैल्यू क्या थी? डाउनवर्ड। ठीक है, ए बी पॉइंट नाम दे देते हैं। अब बी से लेके हम पहुंचे कहां पर? हम बी से लेके हम पहुंचे ग्राउंड पर। बी से लेके ये पॉइंट है सी, कहां पर पहुंचे हम? ग्राउंड पर। तो ग्राउंड पर हमारी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? 0। ठीक है ना, पैराशूट खोलने का मतलब ये होता है कि हम यहां से लेके यहां तक आराम से उतरे। तो यहां पर आराम से उतरने के लिए लगभग 0 वेलोसिटी हम मान सकते हैं। ठीक है, और यहां पर एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? यहां पर एक्सीलरेशन हमारे पास हो जाएगा -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बी से लेके सी तक का। क्लियर है? तो अगर मैं यहां से लेके यहां तक की हाइट और यहां से लेके यहां तक की हाइट को नाम दे देता हूं, तो ये हाइट तो हमें दे रखी है 60 मीटर और ये वाली हाइट हमें दे रखी है जो हमें निकालनी है। तो चलिए इसको अपन x बोल देते हैं। क्या बोल? x नहीं, y डायरेक्शन में चल रहा है तो अपन इसको y बोल देते हैं। ठीक है, अब a से लेके b तक फॉर मोशन a टू b, a से लेके b तक के मोशन के लिए। तो देखिए
यहां से जब वो कूदा तो उसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी, 0, तो उसकी इनिशियल स्पीड 0 थी। ठीक है, यहां पर उसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी, जंप करा है तो उसकी इनिशियल स्पीड 0 थी। तो अगर मैं ए से बी तक के लिए थर्ड इक्वेशन लगाऊंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा वेलोसिटी एट बी स्क्वायर इज इक्वल टू वेलोसिटी एट सी स्क्वायर, वेलोसिटी एट ए स्क्वायर प्लस 2 जी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इनटू एच, ये 60। ठीक है, मैंने इसको फाइनल पॉइंट माना है, इसको इनिशियल पॉइंट माना है। तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस 2 इंटू एक्सीलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये है। तो चलिए अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो वी ए हमारे पास 0 था भाई, यहां पर तो ड्रॉप करा था अपन ने इसको, तो वी ए हमारे पास 0 था, तो हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 60। ठीक है, तो 6 दूनी 12, 1200। तो वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1200। तो हमारे पास वी बी कितना आ जाएगा, वी बी हमारे पास आ जाएगा 20√3। 20 को अंदर ले जाएंगे तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, 400 3 जा 1200। तो वीवी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 20√3 मीटर पर सेकेंड। तो हमने बी पॉइंट की वेलोसिटी निकाल ली। ठीक है, अब हमें एक्स निकालना है। अब हमें क्या निकालना है, एक्स निकालना है। तो हम आगे लिखेंगे फॉर मोशन बी टू सी। पहले हमने ए से बी तक के लिए थर्ड इक्वेशन अप्लाई करी थी, अब आप मोशन बी से सी तक के लिए थर्ड इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो थर्ड इक्वेशन हो जाएगी वी सी स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू वी वी स्क्वायर प्लस 2 ए इंटू वाई। ठीक है ना, बी से सी तक के लिए। तो हम जानते हैं सी की वेलोसिटी 0 है, तो ये 0 स्क्वायर इज इक्वल टू वी वी स्क्वायर। वी वी हमारे पास कितना है, तो ये वी वी स्क्वायर है 1200 मतलब 1200 प्लस 2 ए की वैल्यू थे हमारे पास -3 और ये y तो हमें निकालना ही है। तो चलिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1200 इज इक्वल्स टू 3 2 6, तो -6y। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, देखिए 6 2 12 तो 200। तो y की वैल्यू मेरे पास आएगी 200 मीटर। ठीक है ना। तो जंपिंग हाइट, so jumped from height, वो कितनी हाइट से जंप करा उसने, 200 में हम 60 को ऐड कर देंगे, ये 60 भी। ठीक है, तो टोटल हमारे पास आ जाएगा 260 मीटर। तो यही हमारा फाइनल आंसर स्टूडेंट। उसने कहां से जंप करा था, 260 मीटर से उसने जंप करा था। तो स्टूडेंट्स इक्वेशंस जो हमने सीखी मोशन की, इक्वेशंस ऑफ मोशन के ऊपर इस तरीके से कई सारे सवाल बनते हैं। इन्हीं सवालों का सिलसिला अभी जारी रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ग्राफ से रिलेटेड और वेरिएबल एक्सप्रेशन से रिलेटेड और भी कई न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। और जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तब भी हम एक न्यूमेरिकल के 2 से 3 बड़े बड़े लेक्चर्स लेंगे। अभी इसी तरीके के न्यूमेरिकल्स, वन लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन वाले न्यूमेरिकल्स जिसमें मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, वो न्यूमेरिकल्स अभी आगे वाले टॉपिक में भी आएंगे, जो कि है मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन और मोशन अंडर ग्रेविटी में बस एक ही डिफरेंस है कि अगर आप अपवर्ड डायरेक्शन में किसी बॉल को थ्रो करते हो तो वो एक इंस्टेंट पर जाके अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। ठीक है ना, बाकी सारे कॉन्सेप्ट स्ट्रेट लाइन मोशन या मोशन इन वन डायमेंशन के ही होते हैं। तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस जो अभी तक मैं आपको कराए हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चंस आगे वाले मोशन अंडर ग्रेविटी वाले टॉपिक में भी आएंगे। तो क्वेश्चंस की बहुत ज्यादा भरमार होगी, इसके लिए आप चिंता ना करें। नेक्स्ट वाली क्लास में हम और न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम आपको लेके चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक मोशन अंडर ग्रेविटी की तरफ। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको लेक्चर पसंद आया होगा, लेक्चर का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो विद्यार्थियों, मेरे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हो सके तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कंटेंट पसंद आए तो इसे बहुत ही जरूरतमंद लोगों तक फैलाइए और इसे सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।